Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is VN of chapter number 47 एंटी ड्रग्स। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस तरह माइक्रोबायोलॉजी में ट्यूबरक्लोसिस वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस चैप्टर में से दो या एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। तो इसी चैप्टर में से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में टीबी इतना ज़्यादा कॉमन है, तो इसकी ड्रग्स भी तो बहुत ज़्यादा कॉमन होगी। तो एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग्स, ये ड्रग्स तीन तरह की होती है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो टीबी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो लेप्रोसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया होता है, जिस तरह माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स, उनके लिए इस्तेमाल होती है। अब वो कहती है कि इसकी जो कीमोथेरापी होती है, इसकी ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो लिमिटेड होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको कॉम्प्लिकेट करती है इसके कीमोथेरापी को? पहली बात कि हमें जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पहला फैक्टर क्या हुआ कि आपको इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। दूसरी बात, ये ड्रग्स अगर यूज़ करते हैं, अगर आपने ड्रग को अकेले यूज़ कर लिया, अगर आपने सिंगल यूज़ कर लिया ड्रग का, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस आ सकती है। तीसरा ये है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाला बैक्टीरिया है या लेप्रोसी वाला, इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है और ग्रो इनकी सेल के अंदर जाके होती है। तो आपको ऐसी ड्रग्स चाहिए जो इनके स्लो ग्रोथ को काउंटरएक्ट करे और इनके इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन को कम से कम करे। चौथी चीज़ क्या कॉम्प्लिकेट करती है कीमोथेरापी को, कि इनकी जो नेचर होती है वो क्रॉनिक होती है। क्रॉनिक के लिए आपको ड्रग्स का जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा देर तक चाहिए होता है। उसके साथ आपको ड्रग की टॉक्सिसिटी भी देखने को मिलती है। पेशेंट का कंप्लायंस एक बिहेवियर साइंस की एक टर्म है, जिसका मतलब ये होता है कि पेशेंट को अगर आपने कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया है तो वो उसको वक्त पे नहीं ले रहा या कोई और मेडिकेशन यूज़ कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पेशेंट कंप्लायंस या पेशेंट की अपनी रेजिस्टेंस होती है। अब कीमोथेरापी करते हैं माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स की, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को इस तरह से यूज़ किया जाता है कि आपको सिंगल ड्रग कभी यूज़ नहीं की जाती है, बल्कि ड्रग की कॉम्बिनेशन इस्तेमाल की जाती है। क्यों? ताकि जो रेजिस्टेंस है उसको रेजिस्टेंस को डिले करे, कि रेजिस्टेंस ना अपीयर हो। दूसरी बात कि इनकी एफिकेसी पोटेंसी को बढ़ाया जा सके। अब तीन तरह के डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी और दूसरा नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया। उनके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स, फर्स्ट लाइन को याद करने का तरीका स्ट्राइप है। एस टी का मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन, आर से रिफेम्पिन है, आई से आइसोनियाज़ाइड है, पी से पेराजेनामाइड है और ई से थेम्ब्यूटोल है। अल्टरनेटिव ड्रग के अंदर एमिक एसिड है, किप्रोफ्लॉक्सासिन है, एथोनामाइड है और पैरामाइनोसैलिसाइलिक एसिड है। जबकि लेप्रोसी के अंदर आपने डेप्सोन, क्लोफिजमीन और रिफेम्पिन यूज़ करनी है। नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया के लिए एजिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन। मॉक्सीफ्लोक्सासिन क्या है? ये फ्लोरोक्विनिलोन है, जबकि एजिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारी क्या है? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हैं। सबसे पहले वन बाय वन हमने पढ़नी है ड्रग्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए ड्रग प्राइमरीली जो फर्स्ट लाइन है वो स्ट्राइप है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, रिफेम्पिन है, आइसोनियाज़ाइड है, पेराजेनामाइड है और रिथेम्ब्यूटोल होती है। अब ये ड्रग्स होती क्या है? ये ड्रग्स बैक्टीरियसिडल भी हो सकती है, बैक्टीरियोस्टैटिक भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपने ड्रग की कंसंट्रेशन क्या रखी है। ज़्यादा कंसंट्रेशन रखी है तो बैक्टीरियसिडल, कम रखी है तो बैक्टीरियोस्टैटिक। या फिर इनकी ससेप्टेबिलिटी के ऊपर भी डिटरमिन होता है कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ तो स्टॉप हो जाती है लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं मरता। अब एप्रोप्रिएट ड्रग ट्रीटमेंट होता क्या है? सबसे पहले ये चेक करना कि पेशेंट है, ट्यूबरकुलोटिक पेशेंट है, वहाँ से माइकोबैक्टीरिया को आइसोलेट किया। फिर हमने ये चेक किया कि इसकी एंटीबायोटिक से ससेप्टेबिलिटी है या रेजिस्टेंस है। कौन सी एंटीबायोटिक फर्स्ट लाइन ड्रग से रेजिस्टेंस है या नहीं, ससेप्टेबिलिटी है या नहीं। अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना तो सबसे पहले आपको 3 या 4 ड्रग्स का एक साथ यूज़ करना। और रेजिमेन का क्या मतलब होता है? रेजिमेन का मतलब होता है एक मेडिकल कोर्स होता है, 3 या 3 से ज़्यादा ड्रग्स का। किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट या ठीक करने के लिए जो कोर्स होता है उसको बोलते हैं रेजिमेन बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी भी यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली नॉन कंप्लायंट पेशेंट के अंदर, या कभी कभार जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस हैं, कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए ड्रग की रेजिस्टेंस आ गई है, उनके लिए डीओटी यूज़ करते हैं। लेकिन अभी डीओटी हमारे स्कोप का नहीं है, अभी हमने ड्रग्स पढ़नी है। वन बाय वन हमने ड्रग्स पढ़नी है। तो पहले ड्रग हम पढ़ रहे हैं आइसोनियाज़ाइड। आइसोनियाज़ाइड क्या है? स्ट्रक्चरल कॉन्जीनर। कॉन्जीनर का मतलब है सेम काइंड, सेम कैटेगरी। किसकी? पैराडॉक्सिन की। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड होता है, माइकोलिक एसिड के सेल वॉल के अंदर होता है। दैट इज व्हाई दीज माइकोबैक्टीरिया कैन नॉट कैरी ग्राम स्टेनिंग, इसी माइकोलिक एसिड की वजह से। तो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को स्टॉप कर देती है कौन? आइसोनियाज़ाइड। ये तो हो गया आइसोनियाज़ाइड के बारे में। अब हम बारी बारी स्टॉप ड्रग्स को कंपेयर करते हैं। रिफेम्पिन किस तरह से काम करते हैं? रिफेम्पिन असल में रिफामाइसिन की डेरिवेटिव होती है। ये बैक्टीरियसिडल है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को किस तरह से काम करती है? ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसको ब्लॉक कर देती है, इसको इनहिबिट कर देती है। ठीक है, इसका काम करती होती है। तीसरी ड्रग है वो है इथेम्ब्यूटोल। इथेम्ब्यूटोल अरेबिनो
अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज, इसको कोड करने वाला जो जीन होता है इसको बोलते हैं अरेबिनोसाइल EMBCAB ओपेरॉन, ये जीन इनकोड करता है। जबकि उसको था RPO, RNA पोलीमरेज, ठीक है, ओ आपने डाल देना, ओपेरॉन से आपने डाल देना, ठीक है। और ये CAB EMB कैप, ये वो जीन है जो बनाता होता है अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज को कोड करता है। और ये अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम अरेबिनोग्लाइकन को बनाता होता है। अरेबिनोग्लाइकन क्या है, ये भी माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोनेंट है। तो दो एंटीबायोटिक ऐसी होगी जो सेल वॉल के ऊपर टारगेट कर रही है, पहली अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज, और इससे पहले हमने आइसोनियाज़ाइड को देखा था जो माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर रही थी। नंबर 4 स्ट्रेप्टोमाइसिन। पहले पैराजिनामाइड। पैराजिनामाइड किस तरह से काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन एक बात पता है कि ये प्रोड्रग है। प्रोड्रग इस तरह से ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, इसको एक्शन करने के लिए पहले इसके मेटाबॉलिक कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन कराने के लिए जो एंजाइम होता है पैराजिनामिडेज होता है, उसको इनकोड करने वाला जीन होता है PNCA1। नजर आ रहा होगा आपको PNCA1, ये PNCA1, ये जीन क्या करता है, पेराजिनामाइडेज को कोड करता होता है। और ये पेराजिनामाइडेज एंजाइम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अंदर नेचुरल होता है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अंडरस्टूड नहीं है, किस तरह से काम करता है, सेल वॉल के ऊपर जाके काम करता है या फिर न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, हमें इसका एक्शन अभी तक अंडरस्टूड नहीं है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या अमाइनोग्लाइकोसाइड है, और ये किस तरह से काम करती है आपको पता है कि 30S राइबोसोमल सेगमेंट पे जाके बाइंड करती होती है। तो ये भी क्या होगी, बैक्टीरियोस्टैटिक होगी। क्या होगी, बैक्टीरियोस्टैटिक होगी। जबकि पेराजिनामाइड ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक है। इथेम्ब्यूटोल क्या है, ये बैक्टीरियासिड आप कह सकते हो उसको। रिफेम्पिन भी बैक्टीरियासिड है, उससे पहले भी बैक्टीरियासिड है, ठीक है। अब इनके रेजिस्टेंस वाले मैकेनिज्म को देख लेते हैं। पहले हम आइसोनियाज़ाइड के रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। आप कहते हैं कि अगर हम ड्रग्स को अलोन सिंगल यूज़ करेंगे, ड्रग को कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, तो रेजिस्टेंस जल्दी से आ जाएगी। अब इसकी दो टाइप की रेजिस्टेंस होती है, हाई लेवल रेजिस्टेंस और लो लेवल। हाई लेवल का मतलब जो ज़्यादा कॉमन है, लो लेवल का मतलब कम कॉमन है। हाई लेवल रेजिस्टेंस किस का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से आ सकती है, एक जीन होता है KATG, कैटालेस। सी से आप समझ लो कि कैटालेस के स्पेलिंग कैसे आते हैं, कैटालेस परऑक्सीडेज जीन इसको कोड करने वाला, कैटालेस परऑक्सीडेज एंजाइम है, इसको कोड करने वाला CATG जीन है। अब ये वाला जो जीन है ये कैटालेस परऑक्सीडेज को कोड करता है। कैटालेस परऑक्सीडेज आइसोनियाज़ाइड की बायो एक्टिवेशन करते हैं। तो अगर हम इस जीन के अंदर म्यूटेशन करते हैं जिसकी वजह से कैटालेस परऑक्सीडेज होगा ही नहीं, जब ये कैटालेस परऑक्सीडेज होगा नहीं तो फिर इसकी बायो एक्टिवेशन भी नहीं हो पाएगी। लो लेवल रेजिस्टेंस होता है क्या, लो लेवल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक और जीन है INHA जीन। अब ये जीन एक टारगेट एंजाइम को कोड करता है जिसको बोलते हैं असाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेस, असाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेस, ठीक हो गया। अब ये वाला जीन भी क्या करता है, उसकी एक्टिवेशन करवाता होता है। तो अगर आप डिलीशन करवा दें इस जीन के अंदर तो असाइल का कैरियर प्रोटीन एसाइल ACP रिडक्टेस में क्या होगा, ये बनेगा नहीं सही तरह से। अब जो आइसोनियाज़ाइड होती है, कहते हैं कि जो ट्यूबरकुल बैसिलाई के लिए ये हाईली बैक्टीरियासिडल होती है, लेकिन बाद अगर डोरमेंट ऑर्गेनिज्म है, इनएक्टिव लेटेंट एसिम्प्टोमेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसके लिए लेस इफेक्टिव होती है। लेकिन जो एक्टिवली ग्रोइंग होता है, जिसके सेल वॉल बन रही होती है, उसके लिए बैक्टीरियासिडल है। जिस तरह पेनिसिलिन काम करती है हमारे लोग फेज के अंदर। अब इसके रेजिस्टेंस वाला मैकेनिज्म आपने देख लिया, हाई और लो। हाई के लिए CATG जीन और लो के लिए INH आइसोनियाज़ाइड। INH का क्या मतलब, आइसोनियाज़ाइड, और A से मुराद एक्टिवेटर या ACP आप कह सकते हो। जबकि वहाँ पे CATG का क्या मतलब था, कैटालेस और परऑक्सीडेज वाला। रिफेम्पिन में क्या मैकेनिज्म है, रिफेम्पिन में ये मैकेनिज्म होता है कि क्या होता है, पॉलीमरेज। पॉलीमरेज की आप सेंसिटिविटी चेंज कर दो ड्रग के लिए, ठीक हो गया, और रेजिस्टेंस बहुत जल्दी आ जाएगी जब ड्रग को आप सिंगल यूज करेंगे, अलोन यूज करेंगे। इथेम्ब्यूटोल में क्या मैकेनिज्म होगा, इथेम्ब्यूटोल में क्या मैकेनिज्म होगा, EMB जीन के अंदर ही म्यूटेशन कर दें, और रेजिस्टेंस क्यों आ जाती है जब ड्रग को हम सिंगल यूज करते हैं। दैट इज वाई इनका रेशनल क्या होता है, रेशनल यूज ऑफ ड्रग कॉम्बिनेशन टू डिले द इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को डिले कर देना। इसके बाद पैराजिनामाइड। पैराजिनामाइड में रेजिस्टेंस वाला मैकेनिज्म क्या है, जो एंजाइम है पैराजिनामिडेज, अब उसके जीन के अंदर म्यूटेशन करवा दो। उसका जीन कौन सा था, PNCA, ये वाला मैकेनिज्म है। और ये मैकेनिज्म भी होता है कि हम इफ्लेक्स मैकेनिज्म वाला, कि इसकी ड्रग की इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन को कम से कम कर दो। और इसका मैकेनिज्म भी, इसका रेजिस्टेंस भी जब डेवलप हो जाएगी जब ड्रग को हम सिंगल यूज करेंगे, अलोन यूज करेंगे। इसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन में क्या मैकेनिज्म होता है इसकी रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म यहाँ पर रेजिस्टेंस वाला मैकेनिज्म लिखा हुआ नहीं है, तो हमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड वाले चैप्टर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो अगर आपने
वैसे अगर आपने वो चैप्टर या वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना, कीमोथेरापेटिक ड्रग वाली प्लेलिस्ट के अंदर है। अब हम वन बाय वन इनके क्लिनिकल यूजेस को, फार्माकोकाइनेटिक्स को देख लेते हैं। आइसोनियाज़ाइड को, तो आइसोनियाज़ाइड की फार्माकोकाइनेटिक का मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। तमाम ड्रग्स को ओरली लेते होती हैं और इनकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि इनके इंट्रासेलुलर माइक्रोबैक्टीरियम तक पहुंच जाती है। अब लीवर की मेटाबोलाइज करता होता है, लीवर मेटाबोलाइज करता होता है एसिटाइलेशन के जरिए। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, एसिटाइलेशन। लिवर को मेटाबोलाइज करता होता है एसिटाइलेशन। बाज़ औक़ात बहुत सारी इंडिविजुअल पॉलीमॉर्फ होती हैं, कुछ फास्ट एसिटाइलेटर होते हैं, कुछ स्लो एसिटाइलेटर होते हैं। फास्ट एसिटाइलेटर इंडिविजुअल के अंदर आइसोनियाज़ाइड का मेटाबॉलिज्म काफ़ी रैपिड होगा, उसकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, तकरीबन 60 से लेकर 90। लेकिन जो स्लो एसिटाइलेटर है, जो आहिस्ता आहिस्ता इसको मेटाबोलाइज कर रहे हैं, उसके अंदर हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 3 से लेकर 4 घंटे, जबकि यहाँ पर 1 से लेकर 1.5 घंटा। तो अगर आप इसको डबल कर दो तो ये बन जाएगा। फास्ट एसिटाइलेटर के अंदर आपको ज़्यादा डोज चाहिए एज कम्पेयर टू स्लो एसिटाइलेटर। क्लिनिकल यूज़ क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर इस्तेमाल होती है। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग यूज इन ट्यूबरक्लोसिस इज आइसोनियाज़ाइड, और हमेशा इसको कॉम्बिनेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब लेटेंट इन्फेक्शन के अंदर या सिम्प्टोमेटिक के अंदर, ठीक है, सिम्प्टम अगर सिर्फ लेटेंट है, या जिसको आप एसिम्प्टोमेटिक भी बोल सकते हैं, डोरमेंट बोल सकते हैं, ठीक हो गया। कैसे कि अगर स्किन टेस्ट कन्वर्टेज है या क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया पेशेंट के साथ जिसको एक्टिव डिजीज था, तो अब इसमें सिर्फ आइसोनियाज़ाइड सिंगल यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी के अंदर एक्टिव डिजीज है तो उसके अंदर हम ड्रग कम्बिनेशन देते हैं। टॉक्सिसिटी क्या होती है, टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, मसल की ट्विचिंग हो सकती है, और इंसोम्निया हो सकती है। अब ये होता किस वजह से है, कहती है कि अगर हम आइसोनियाज़ाइड यूज करती है जो एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग है, तो उसकी वजह से पेरोटॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। पेरोटॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल पेरिफेरल न्यूराइटिस है, रेस्टलेसनेस है, मसल की ट्विचिंग है। इसके साथ आइसोनियाज़ाइड हेपेटोटॉक्सिक है, लिवर एलएफटी को खराब कर देगी, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस वगैरह भी करवा देती होती है। जो आइसोनियाज़ाइड होती है दूसरी मेटाबोलाइज ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देती है। कौन सी ड्रग को, पीसीवी। अब वी में कोड डंडा डाल दो आप तो पीसीडब्ल्यू बन जाएगा। फेनेटोइन कार्बामेज़ेपिन है और वारफेरिन है। कार्बामेज़ेपिन एंटी सीजर है, फेनेटोइन भी एक एंटी सीजर है, वारफेरिन एंटी कोगुलेंट ड्रग होती है। कहती है कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस वाले साइन सिम्टम भी देखने को मिलती है, जिस तरह हाइड्रोलिजिन के अंदर थे। इसके साथ साथ हिमोलिसिस भी देखने को मिलती है अगर आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी वाले पेशेंट के तरह यूज करते हैं। तो हम आइसोनियाज़ाइड को यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिक्वायर्स बायोएक्टिवेशन, इनहिबिट्स माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, रेजिस्टेंस बाय एक्सप्रेशन ऑफ कैट-जी और INHA। कैट-जी कैटालाइज पेरोक्सिडेज को कोड करता है, और INHA ये क्या करता था, ये वाला क्या करता था, ये वाला ACP रिडक्टेज को कोड करता था। अब बैक्टीरियासाइड है, प्राइमरी ड्रग होती है फॉर LTBI। क्या क्या मतलब हो, लेटेंट ट्यूबरकल बैसिलाई इन्फेक्शन, LTBI, ठीक हो गया। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन या ट्यूबरकल बैसिलाई भी इन्फेक्शन में बोल सकते हैं, या प्राइमरी ड्रग होती है कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक हो गया। आप इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक के ओरल या इंट्रावेनस फॉर्म दे सकते हैं, लेकिन मेनली ओरल फॉर्म सारी ओरल होती है, सिवाय एक है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये पार एंटीरल देते हैं, बाकी सारी ओरल होती हैं। अब लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, फास्ट और स्लो एसिटाइलेटर होते हैं, और ये PCW की क्लियरेंस को ब्लॉक कर देती है, मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है। टॉक्सिसिटी क्या होगी, हेपेटोटॉक्सिसिटी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, पेरोडॉक्सिन यूज करना पड़ता है, हिमोलिसिस करवा देगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज पेशेंट के अंदर, और ये सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस भी करवा सकती होती हैं, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। दैट इज व्हाई दिस रिजेंबल द हाइड्रोलिसिन। हाइड्रोलिसिन के अंदर भी ऐसा होता था। अब हम आगे चलते हैं रिफेम्पिन पर। तो रिफेम्पिन का हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया था, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को ब्लॉक करती है, RPO जीन होता है, रेजिस्टेंस किस तरह से होती है, सेंसिटिविटी को चेंज करने की वजह से। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। तो सबकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल होती है सिवाय स्ट्रेप्टोमाइसिन के, उसकी पारेंटिरल होती है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे तरीके से हो सकती है। लीवर के अंदर इसकी एंटीरोहिपैटिक साइक्लिंग होती है, एंटीरोहिपैटिक साइक्लिंग GIT से एब्जॉर्ब होने के बाद लीवर के पास वापस चला जाता है, और बाकी इसमें काम की चीज़ कुछ भी नहीं है कि फेसिस के अंदर एक्सीडेंट होता है। अब क्लिनिकल यूज इसका इंपॉर्टेंट है, ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करना है तो ये हमेशा कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब लेटेंट इन्फेक्शन होगा, लेटेंट डोरमेंट एसिम्प्टोमेटिक, जिस तरह आइसोनियाज़ाइड भी सोलिली यूज हो रही थी
सिंगल यूज़ हो रहा था, तो ये भी सोल ड्रग के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। किसके अंदर? लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आइसोनियाज़ाइड इंटॉलरेंट पेशेंट है, या उसमें रेजिस्टेंस आ गई है, या क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया है पेशेंट के साथ जिसको आइसोनियाज़ाइड स्ट्रेन्स थी, ठीक हो गया, तो उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ-साथ हमने यहाँ पे देखा था रिफेम्पिन लेप्रोसी के अंदर भी इस्तेमाल हो रही थी, तो ये लेप्रोसी इन्फेक्शन के अंदर भी ये इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया। और ये किसके साथ यूज़ करते हैं? डेप्सोन के साथ, क्योंकि अगर डेप्सोन को अगर सिंगल यूज़ करे, अलोन यूज़ करे, तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है, तो हमें ये रिफेम्पिन देना पड़ता है ताकि उसकी रेजिस्टेंस क्या हो, थोड़ी डिले हो जाए। रिफेम्पिन इसके अलावा और कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो सकती है? ये वेनकोमाइसिन के साथ इस्तेमाल हो सकती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मर्सा और पीआरएसपी, मर्सा क्या है? मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्टेप्टोकोकस निमोनिया, ये दोनों के दोनों ग्राम पॉजिटिव कोकाई है जिनके रेजिस्टेंस है। इसकी पेनिसिलिन के अगेंस्ट है, दोनों की पेनिसिलिन के अगेंस्ट है, उसकी मेथिसिलिन और उसकी पेनिसिलिन के अगेंस्ट है। तो रिफेम्पिन वेनकोमाइसिन के साथ, इनके साथ भी यूज़ हो सकती है। इसके साथ मेनिंजाकोकाई, स्टेफिलोकोकल कैरियर स्टेट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं। अब रिफेम्पिन का जो ठीक है, रिफेम्पिन करती क्या है? अब एक चीज़ लिखी हुई है, रिफेम्पिन कलर स्वेट, यूरिन एंड टीयर्स ऑरेंज। बाकी रिफेम्पिन को हम यहाँ से देख लेते हैं, रिफेम्पिन की टॉक्सिसिटी को, ठीक हो गया, कि रैश करवा सकती है, नेफ्राइटिस करवा सकती है, कोलिस्टेसिस है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, फ्लू लाइक सिम्पटम करवा सकती है। इसके साथ जो रिफेम्पिन होती है ना, वो दूसरी ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म को क्या कर सकती है? इन्हांस कर देती है, एलिमिनेशन को बढ़ा देती है। किन किन की? एंटी कन्वल्सेंट की है, कॉन्ट्रासेप्टिव स्टीरॉइड्स है, साइक्लोस्पोरिन है, कीटोकोनाजोल एंटी फंगल है, मेथाडोन है। ये मेथाडोन क्या है? मेथाडोन हमने उसमें पढ़ा था, ज़हन से निकल गया। ओपियाइड्स में टर्बिनाफिन एंटीकोगुलेंट के अंदर, वारफिन भी एंटीकोगुलेंट के अंदर हमने पढ़ा था। इसके बाद अदर रिफामाइसिन है, तो अदर रिफामाइसिन के अंदर रिफाब्यूटिन आती है। अब इसकी जो इफेक्टिवनेस है, पोटेंसी है, वो बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल सिमिलर है एज कम्पेयर टू अदर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के लिए। और अगर हम कंपेयर करते हैं रिफेम्पिन में, तो इसका ड्रग इंटरेक्शन कम से कम होता है, तो इसको रिफेम्पिन से ज़्यादा प्रेफरेबल करते हैं, स्पेसिफिकली एड्स के पेशेंट के अंदर, एड्स के पेशेंट के अंदर, ठीक हो गया। स्पेशली जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं साइटोक्रोम P450 सबस्ट्रेट के साथ, फॉर एग्जांपल प्रोटीएज इनहिबिटर या एफाविरेंस, ये हमने पढ़ना है एंटीवायरल ड्रग्स के अंदर। तो रिफाब्यूटिन एड्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। रिफापेंटिन ये इस्तेमाल करते हैं आइसोनियाज़ाइड के साथ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेटेंट इन्फेक्शन। वैसे आइसोनियाज़ाइड अकेले भी यूज़ कर सकती है। और रिफेक्समिन है, ये ऐसा रिफेम्पिन डेरिवेटिव है जो कि GIT से एब्जॉर्ब नहीं होता, तो आपको पारेंटिरल देना पड़ता है, और ये ट्रैवलर डायरिया के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ट्रैवलर डायरिया, लेटेंट इन्फेक्शन और रिफाब्यूटिन किसके लिए इस्तेमाल होती है? एड्स के अंदर, जो एंटी माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इथेनब्यूटोल। इथेनब्यूटोल वाला जो मैकेनिज्म था, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो में सारा खत्म कर ले। तो मैकेनिज्म तो हमने देख लिया था, अब हम फार्माकोकाइनेटिक को देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर कोई काम की चीज़ नहीं है। क्लिनिकल यूज़ है, क्लिनिकल यूज़ क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस क्या होगा? हमेशा कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देखें। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? डोज डिपेंडेंट विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, विजुअल एक्यूटी कम हो सकती है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस या रेटिनल डैमेज। तो तकरीबन तमाम चीज़ें आपको विजुअल एब्नॉर्मैलिटीज़ देखने को मिल रही है, विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है, ठीक हो गया। तो यह आपने विजुअल डिस्टर्बेंस को नोट करना है। हम यहाँ से देख लेते हैं, डोज डिपेंडेंट विजुअल डिस्टर्बेंस है, रिवर्सिबल होती है, जब उसको छोड़ देते हैं हेडेक कन्फ्यूजन हो सकती है, हाइपर यूरिसीमिया थायराइड की वजह से भी हो सकता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस भी हो सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं पिराजिनामाइड को। तो पिराजिनामाइड के बारे में हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो देख लिया था। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक है। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर कोई वैसे काम की चीज़ नहीं है, लेकिन एक बात है कि इसकी जो एक्टिवेशन होती है वो किसके अंदर होती है? लीवर के अंदर होती है, और इसकी एक्सक्रीशन यूरिन के अंदर होती है। तो अगर हेपेटिक या रीनल फेलियर हो रहा है तो उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाती है। क्लिनिकल यूज़ क्या होगा? ड्रग की कॉम्बिनेशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, शॉर्ट कोर्स के लिए, स्पेसिफिकली शॉर्ट कोर्स के लिए। टॉक्सिटी क्या होगा? टॉक्सिटी यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन गाउटी पॉली आर्थराल्जिया। पॉली का मतलब मल्टीपल, आर्थराल्जिया का मतलब है जॉइंट पेन। हाइपर यूरिसीमिया भी हो सकती है, जिस तरह वहाँ से हो रही थी, थेम्ब्यूटल की वजह से हो सकती है, मसल पेन भी हो सकता है, मैक्यूलोपैपुलर रैश भी हो सकता है, और ये प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो पॉली आर्थराल्जिया हो सकता है, हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है, माइल्जिया हो सकता है, मैक्यूलोपैपुलर रैश है, ये हमने डर्मेटोलॉजी के अंदर देख रहे हैं, पोरफायरिया भी हो सकता है, फोटोसेंसिटिविटी और प्रेगनेंसी के अंदर इसको अवॉइड करते होते हैं, ठीक है। इसकी हेपेटिक और रीनल एलिमिनेशन दोनों से होती है, दैट इज़ वाई अगर रीनल डिसफंक्शन या हेपेटिक डिसफंक्शन हो तो इसकी डोज ज़्यादा, यानी इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाती है, तो आपको डोज कम करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड के लिए इस्तेमाल होती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करती है, स्पेसिफिकली जो ज़्यादा ग्रोइंग स्ट्रेन होती है। अब ये भी कॉम्बिनेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं
ट्यूबरक्लोटिक इसके साथ साथ दूसरे डिजीज़ के अंदर मेनिंजाइटिस के अंदर, क्योंकि जब ट्यूबरक्लोसिस होता है ना ये फैल जाता होता है, तो अगर मेनिंजीज में फैल गया तो मेनिंजाइटिस है, मिलियरी डिसेमिनेशन है, या सीवियर ऑर्गन ट्यूबरक्लोसिस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी डायनामिक फार्माकोकाइनेटिक्स हम इसको देख चुके हैं वहाँ पे। अब इसकी अल्टरनेटिव ड्रग्स का मतलब है सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स। अब वो कौन कौन सी है वो हमने यहाँ पे देखा था। पहली थी एमिकेसिन, थी केप्रोफ्लॉक्सासिन, एथोनामाइड और पैरामाइनोसैलिसाइलिक एसिड होती है। ठीक हो गया। अब ये वाली कब यूज़ करती है, जब फर्स्ट लाइन एजेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है। इनको सेकंड लाइन इसलिए बोलती है क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, उनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा सीरियस होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट लाइन ड्रग्स। तो पहली एमिकेसिन यूज़ करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्पेसिफिकली, जब उसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन की रेजिस्टेंस आ गई है या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और रेजिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए हमेशा कॉम्बिनेशन में देती है। केप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन ये सेकेंड जनरेशन के अंदर आती है। ठीक है, तो ये भी फर्स्ट लाइन अल्टरनेटिव, जब कहते हैं कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है तब यूज़ करते होते हैं, और ये भी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। ठीक है, इसके साथ इथोनामाइड है। जो एक था इथम्ब्यूटोल था, अब इथोनामाइड किया, ये आइसोनियाज़ाइड का कॉन्जीनर है, सेम काइंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज इसी है कि आपको ज़्यादा जीआईटी डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। पैरामाइनोसैलिक एसिड को बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अगेंस्ट टॉक्सिसिटी आ जाती है। दूसरी ड्रग्स कौन कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं, वो है यहाँ पे आपको कैप्रियोमाइसिन है, कैप्रियोमाइसिन और साइक्लोसिरिन होती है। यहाँ पे साइक्लोसिरिन लिखा हुआ नहीं है वैसे, लेकिन कैप्रियोमाइसिन, और लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी, रीनल डिस्फंक्शन वैसे किसी काम का नहीं है, आपने सिर्फ नाम को याद रखना है और कुछ याद नहीं करना। एक और ड्रग भी है बेडाक्विलिन है, ये एटीपी सिंथेस को ब्लॉक कर देती है। तो ये उन टीबी के लिए इस्तेमाल की जाती है उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, आइसोनियाज़ाइड और रिफेम्पिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। अब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रेजिमेंट कोर्स, मेडिकल कोर्स किस तरह से होता है, एक होता है स्टैंडर्ड रेजिमेंट, एक होता है अल्टरनेटिव, एक का रेजिस्टेंस। स्टैंडर्ड जो तकरीबन तमाम पेशेंट के अंदर किया जाता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इनिशियली 3 ड्रग्स को यूज़ करते हैं, पहले आइसोनियाज़ाइड, रिफेम्पिन और पिनाजिनामाइड को यूज़ करते होते हैं। ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म फुली ससेप्टेबल है और एचआईवी नेगेटिव है तब हम पेनाजिनामाइड को छोड़ देते हैं 2 मंथ के बाद, और इसके बाद ट्रीटमेंट को मजीद 4 महीने तक कंटिन्यू रखते होते हैं 2 ड्रग रेजिमेंट के साथ। ठीक हो गया। तो ये स्टैंडर्ड है तो तकरीबन तमाम पेशेंट के अंदर, पहले इनिशियली 3 यूज़ की थी, लेकिन अगर रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुई और पेशेंट एचआईवी नेगेटिव है तब हम आगे चले गए 2 ड्रग के साथ। अल्टरनेटिव कब यूज़ करते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव में जब आपको अल्टरनेटिव में आइसोनियाज़ाइड, रिफेम्पिन 9 महीनों के लिए यूज़ करती है, या आइसोनियाज़ाइड और इथेम्ब्यूटोल 18 महीनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, 18 महीने तक। ठीक हो गया, ये अल्टरनेटिव रेजिमेन है। ठीक है, और ये भी जब यूज़ करते हैं जब रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होती, लेकिन जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, आपको पता है कि जो आइसोनियाज़ाइड की रेजिस्टेंस तकरीबन 4% से सबसे ज़्यादा होती है, 4 से भी ज़्यादा होती है, तो फिर इनिशियल ड्रग रेजिमेन आप क्या यूज़ करेंगे, इथेम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक आप क्या यूज़ करोगे, रिफेम्पिन और ठीक है, और कहते हैं कि जब ट्यूबरक्लोसिस जिसका रेजिस्टेंस सिर्फ आइसोनियाज़ाइड के अगेंस्ट है तो आप 6 महीनों तक रिफेम्पिन, पिराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन चारों यूज़ कर लोगे सिवाय आइसोनियाज़ाइड के। तो इस तरह से रेजिस्टेंस के अंदर डिफरेंट ड्रग रेजिमेन है, अल्टरनेटिव के अंदर अलग है, स्टैंडर्ड के अंदर अलग है, डिफरेंट कोर्स देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ द ससेप्टेबिलिटी और रेजिस्टेंस। अब ड्रग्स फॉर लेप्रोसी के लिए डेप्सोन यूज़ करते हैं, रिफेम्पिन और क्लोफाजामिन है। जो डेप्सोन है डाईफिनाइल सल्फोन, या इसको डेप्सोन ही शॉर्ट फॉर्म है, तो ये ड्रग यूज़ करते हैं लेप्रोसी के अंदर, या लेप्रोई, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई के अगेंस्ट। अब ये करती है कि फोलिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है तो उसको सिंगल यूज़ नहीं करते बल्कि रिफेम्पिन और क्लोफिजामिन के साथ मिला के इस्तेमाल करते होते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये मेथिमोग्लोबिनीमिया करवा देती है और हीमोलिसिस करवा देती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी वाले पेशेंट के अंदर, जिस तरह एंटी मलेरियल ड्रग करवा रही थी, जिस तरह आइसोनियाज़ाइड करवा रही थी। जो एकाडेप्सोन है ये रेपोजिटरी फॉर्म है। ठीक है, जब जो ज़्यादा इनहिबिटरी प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन डेप्सोन ज़्यादा अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि निमोसिस्टस निमोनिया हो गया जो कि एड्स के पेशेंट में कॉमन है, तो उसके अंदर भी डेप्सोन यूज़ करते होते हैं। दूसरे एजेंट कौन कौन से हैं, डेप्सोन को अकेले अगर हम सिंगल यूज़ करते हैं, अकेले यूज़ करते हैं तो फिर रेजिस्टेंस आ जाती है, तो फिर आपको क्लोफिजामिन और रिफेम्पिन यूज़ करना पड़ता है। क्लोफिजामिन है क्या, क्लोफिजामिन एक फिनाजाइन डाई होती है जो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती है, डीएनए की रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देती है, जीआईटी इरिटेशन करवा सकती है, स्किन डिस्कलरेशन करवा सकती है। अब इसके अलावा जो नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम है, जिसमें माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, माइकोबैक्टीरियम इंट्रासेलुलर और माइकोबैक्टीरियम मेरिनम, माइकोबैक्टीरियम अल्सीरन, इनके अगेंस्ट हम कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमने यहाँ से देखा था।
यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन और मॉक्सिफ्लॉक्सासिन ये इस्तेमाल करते हैं दूसरे अल्टरनेटिव के लिए। ठीक हो गया। एक एग्जांपल लिखी हुई है माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, जो कि डिससेमिनेटेड इन्फेक्शन करवाता है स्पेसिफिकली एड्स के पेशेंट के लिए। तो उसके लिए आप क्लेथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और रिफाब्यूटिन यूज़ करते हैं, रिफाब्यूटिन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। और इसके साथ मैक में क्या करते हैं, रेजिमेंट क्या होता है, रेजिमेंट में एजिथ्रोमाइसिन और क्लेथ्रोमाइसिन को इथेम्ब्यूटोल और रिफाब्यूटिन के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं। बाकी दूसरे माइकोबैक्टीरियम मेरिनम और अल्सीरन को ठीक करने के लिए इथेम्ब्यूटोल, आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिन वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये रेजिमेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गया इस चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू, रिवीजन हो गई। इस चैप्टर के ऊपर फ्लो चार्ट वगैरह, कीमोथेरापेटिक्स के ऊपर फ्लो चार्ट वाली वीडियो बनाएंगे हम, और इस तरह से हमने एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स को फिनिश कर लिया है। अब नेक्स्ट जो वीडियोस होगी वो एंटी फंगल, एंटी वायरल, कैंसर और इम्यूनो फार्माकोलॉजी और एंटी प्रोटोजोल, एंटी हेलमिंथेस वाली होगी। सारा तो मैंने बता दिया। तो 5 चैप्टर्स हम खत्म कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना है, और चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।